Good evening. Prime Minister Narendra Modi and US President Joe Biden held virtual meetings. The two leaders had an extensive exchange of views on several regional and global issues such as COVID-19 pandemic, global economic recovery, climate action, recent development in South Asia and the Indo-Pacific region, and the situation in Ukraine. They also took stock of the significant progress made in bilateral relations in recent years. Both leaders agreed that further strengthening of the India-US comprehensive global strategic partnership would be of tremendous benefit to the two countries. Welcome to this week's episode of Prime Minister Speaking. In his televised opening remarks, Modi called the situation in Ukraine very worrisome and hoped that the ongoing dialogue between Moscow and Kyiv will lead to peace. A readout by the White House said Modi and Biden discussed the destabilizing impacts of Russia's war against Ukraine, with particular focus on global food supply. The Prime Minister referred to his phone conversations with the Ukrainian and Russian presidents and said he suggested to Russian President Vladimir Putin to hold direct talks with his Ukrainian counterpart. The virtual meeting came in the midst of some disquiet in Washington over India's position on the Ukraine crisis, as well as its decision to procure discounted Russian oil. प्रेसिडेंट बाइडेन, सबसे पहले मैं आपके गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे रक्षा और विदेश मंत्री कुछ देर बाद 2+2 फॉर्मेट में मिलेंगे। उससे पहले हमारी यह मुलाकात उनकी बातचीत को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है और इस वर्चुअल मुलाकात का इनिशिएटिव आपने लिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले साल सितंबर में जब मैं वॉशिंगटन आया था और जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, और तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। विश्व के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। एक्सेलेंसी, आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा।
एक्सेलेंसी, हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है और जिसका अभी आपने प्रारंभ में जिक्र भी किया। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। एक्सेलेंसी, आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi said the National Education Policy 2020 caters to the 21st century aspirations and takes India to the future. Interacting with students, teachers and parents in Pariksha Pe Charcha program in Delhi, Modi said the consultative process for the National Education Policy has been exhaustive and people across India were consulted for this. He said the country has to change with the times. The Prime Minister added that technology is not a bane and it should be welcomed and used effectively. Saying that pre-exam stress is among the most common feelings among students, Mr. Modi advised students to remember that they are exam proof as they have successfully overcome such exams even before. He said the unfulfilled dreams of parents and teachers cannot be forced upon children. Honorable Prime Minister Sir, Sahid Ali, a class 10 student of Silver Oak School, Delhi Cantonment Board, is eager to ask his question on a similar subject. Sahid, please ask your question. नमस्कार महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं साहिद अली सिल्वर ओक स्कूल दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 10वीं कक्षा का छात्र हूं। पिछले 2 वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। Thank you, Sahid. Honorable Sir, Kirtana Nair, a class 10 student from Thiruvananthapuram, Kerala, is plagued by the same problem and expects to receive guidance from you, sir. Kirtana's question has been received from times now. Kirtana, please ask your question. Hi, I am Kirtana from class 10 in Christava School, Thiruvananthapuram, Kerala. As we all know, our classes have shifted online during the pandemic. There is so much distraction in our homes in the form of mobile, social media, etc. Sir, so my question is, how can we improve the learning through online classes? Thank you, Kirtana. Honorable Sir, online education has challenged not only students but teachers too. Mr. Chandra Chudeshwaran M., a teacher from Krishnagiri, seeks guidance and direction from you. Sir, please ask your question. Namaste, Honorable Prime Minister Sir. I am Chandra Chudeshwaran from the Ashok Leyland School, Hosur, Tamil Nadu. My question is, as a teacher, conducting online teaching and learning has become a challenge. How best to face it, sir? Dhanyavad, Mahoday. Thank you, sir. Honorable Prime Minister, sir, Tarun, Sahid, Kirtana and Chandra Chudeshwaran, sir, are all anxious about the online education has caused them to addicted to and distracted by social media during the last 2 years. Honorable sir, from different parts of the country, we have received many similar questions. Out of those,
These are the selected ones that sum up everyone's concerns. I request you to please guide them, sir. मेरे मन में एक सवाल आता है कि आप लोगों ने बताया कि कहीं इधर इधर भटक जाते हैं। थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं? अब मैं आपको हाथ ऊपर नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझ गए कि मैंने आपको पकड़ लिया है। हकीकत में दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है। आप अनुभव किए होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। और इसलिए हम जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे, सदियों पहले, सहस्त्र वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो उस समय कोई किताब भी नहीं थी, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था। तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके, बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये और यही तो मानव जीवन की विशेषता है। तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि कभी हमने एक कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ टीचर ने इतना बताया था, मुझे इतना याद रहा था, लेकिन यहाँ दो चीजें मुझे अच्छी मिल गई हैं, अच्छे तरीके से मिल गई है, मैं दोनों का जोड़ कर दूंगा, तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे। ऑनलाइन का दूसरा लाभ ये है, आखिरकार शिक्षा का एक हिस्सा है ज्ञान अर्जन करना।
अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। मुझे कितना ज्ञान पाना है, कितना अर्जित करना है, मैं ऑनलाइन जाकर के दुनिया के जिस छोर से जो भी अवेलेबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा। इसको मैं अंगीकृत करूं। और ऑफलाइन जो मैंने वहां पाया है उसको पनपने के लिए मैं अवसर दूंगा। मैं ऑफलाइन उस जो चीजों को, मैं अब मान लीजिए यहां साउथ इंडिया के साथियों ने मुझे पूछा, आखिर में बड़ा कम करते हुए बात हुई, टीचर महोदय ने पूछा, तो मैं ये कहूंगा कि मां ऑनलाइन आपने डोसा कैसे बनता है, कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब देख कर लिया, लेकिन पेट भरेगा क्या? बढ़िया से बढ़िया डोसा आपने कंप्यूटर पर बना दिया, सारे इंग्रेडिएंट का उपयोग कर लिया, पेट भरेगा क्या? लेकिन वो ज्ञान अगर आपने कोशिश की और डोसा बना दिया तो पेट भरेगा या नहीं भरेगा? तो ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें, आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है। शिक्षा का भी ऐसा ही है। पहले आपकी जो किताब है वो, आपके जो टीचर हैं वो, आपका जो सराउंडिंग्स है वो, बहुत सीमित साधन थे ज्ञान प्राप्त करने के। आज असीमित संसाधन है, इसलिए आप अपने आप को कितना व्यापक कर सकते हैं, खुद का विस्तार कितना कर सकते हैं, उतनी ही चीजें आप उसको एडॉप्ट करते जाएंगे। और इसलिए ऑनलाइन को एक अवसर समझिए, लेकिन इधर उधर भटक करके काम करते हैं तो फिर टूल भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा आपके हर गैजेट में टूल है जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वार्निंग देते हैं, ये करो, ये मत करो, अब रुक जाओ, थोड़ी देर आराम करो, अब 15 मिनट के बाद फिर आना है तो वो 15 मिनट के बाद आएंगे। आप इस टूल का उपयोग करके अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हो। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन इन टूल्स का मैक्सिमम उपयोग करते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दूसरा, जीवन में खुद से भी जुड़ना ये भी उतना ही महत्व है जितना आईपैड के अंदर घुसने में आनंद आता है, मोबाइल फोन के अंदर घुसने में आनंद होता है, उससे हजारों गुना आनंद अपने भीतर घुसने का भी होता है। तो दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, इनर लाइन होंगे। जितना अंदर जाएंगे आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे संकट आपके लिए कठिनाई पैदा करेंगे। Every government formed after independence has contributed in taking India to the heights it has achieved today. Prime Minister Modi said and asserted that barring one or two exceptions, the country has a proud tradition of strengthening democracy in a very democratic manner. Addressing the gathering after inaugurating the Pradhan Mantri Sangrahalaya, Modi said every Prime Minister of the country has contributed immensely in the fulfillment of the goals of constitutional democracy. साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत के लोकतंत्र की बड़ी विशेषता ये भी है कि समय के साथ इसमें निरंतर बदलाव आता रहा है। हर युग में, हर पीढ़ी में लोकतंत्र को और आधुनिक बनाने और अधिक सशक्त करने का निरंतर प्रयास हुआ है। समय के साथ
जिस तरह कई बार समाज में कुछ कमियां गर कर जाती हैं, वैसे ही लोकतंत्र के सामने भी समय समय पर चुनौतियां आती रही हैं। इन कमियों को दूर करते रहना, खुद को परिष्कृत करते रहना भारतीय लोकतंत्र की खूबी है और इसमें हर किसी ने अपना योगदान दिया है। एकाध दो अफवाह छोड़ दें तो हमारे यहां लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करने की गौरवशाली परंपरा रही है। इतिहास इसलिए हमारा भी ये दायित्व है कि अपने प्रयासों से हम लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करते रहें। आज जो भी चुनौतियां हमारे लोकतंत्र के सामने हैं, समय के साथ जो भी कमियां गर कर गई हैं, उन्हें दूर करते हुए हम आगे बढ़े। ये लोकतंत्र की भी इससे हमसे अपेक्षा है और देश की भी हम सभी से अपेक्षा है। आज का यह ऐतिहासिक अवसर लोकतंत्र को सशक्त और समृद्ध करने के संकल्प को दोहराने का भी एक बेहतरीन अवसर है। हमारे भारत में विभिन्न विचारों, विभिन्न परंपराओं का समावेश होता रहा है और हमारा लोकतंत्र हमें ये बात सिखाता है कि कोई एक विचार ही उत्तम हो ये जरूरी नहीं है। हम तो उस सभ्यता से पले बड़े हैं जिसमें कहा जाता है आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, यानी हर तरफ से नेक विचार हमारे पास आए। हमारा लोकतंत्र हमें प्रेरणा देता है नवीनता को स्वीकारने की, नए विचारों को स्वीकारने की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आने वाले लोगों को लोकतंत्र की इस ताकत के भी दर्शन होंगे। विचारों को लेकर सहमति, असहमति हो सकती है, अलग अलग राजनीतिक धाराएं हो सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबका ध्येय एक ही होता है, देश का विकास। इसलिए ये म्यूजियम सिर्फ प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियां, उनके योगदान तक सीमित नहीं है। ये हर विषम परिस्थितियों के बावजूद देश में गहरे होते लोकतंत्र, हमारी संस्कृति में हजारों वर्षों से फले फूले लोकतांत्रिक संस्कारों की मजबूती और संविधान के प्रति सशक्त होती आस्था का भी प्रतीक है। With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We'll be back again next week. Until then, this is Nanda Kumar signing off. Thank you for watching and goodbye.